ताइवान के मुद्दे ने एक बार फिर चीन की जो चुनौती है उसको उभार दिया है और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि चीन भारत का पड़ोसी है, भारत में भी कई तरीके की चिंताएं हैं और तिब्बत के मुद्दे को लेकर भी भारत में एक आवाज़ उठ रही है और इस आवाज़ को सुर देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कई सांसद। और हम बात करेंगे सुजीत जी से, जो कि इस ऑल पार्लियामेंट्री फोरम जो तिब्बत की फ्रेंडशिप के पर बना हुआ है उसके कन्वीनर हैं, उसके अध्यक्ष हैं। सुजीत जी, जिस तरीके से आज भारत के संसद के सदस्य यहाँ जमा हुए, सभी पार्टियों के सदस्य थे, क्या चिंताएं थीं, क्या मुद्दे थे और ताइवान के मुद्दे को लेकर क्या इस मंच पर भी चिंताएं थीं? प्रणय जी, सबसे पहले मैं ताइवान के मुद्दे पे कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, आज चीन दुनिया के लिए एक सरदर्द बन चुका है। दुनिया के लिए सबसे बड़ा चिंता आज चीन बन चुका है। कल यूएस कांग्रेस की जो स्पीकर मैडम नैंसी पेलोसी ताइवान के लिए जब वो जाने की बात हुई तो चाइना धमकी दिया कि उनका प्लेन को उड़ा देगा। मतलब ये 21st सेंचुरी है, ये मेडिएवल माइंडसेट, ये एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट, ये 21st सेंचुरी में चाइना जो दिखा रहा है, बल के पर पे दूसरे देशों पे कब्जा करना और पूरा सारे छोटे देशों को डराना धमकाना, गुंडागर्दी करना, ये 21st सेंचुरी में ये नहीं हो सकता कभी। और इसके लिए सारे जो देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, जितने सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, इनको सबको साथ आके चाइना को कन्फ्रंट करना होगा। और मैं तो भारत सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि इंडिया से भी एक हाई लेवल डेलीगेशन ताइवान को भेजना चाहिए। और ताइवान इसे प्राउड डेमोक्रेसी, ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इंडिया का अच्छा एलाई है। इंडिया और ताइवान कैन वर्क टुगेदर। बहुत सारे अभी सेमीकंडक्टर में इंडिया को हेल्प करना चाह रहा है ताइवान, लेकिन हम लोग को आगे आना पड़ेगा, हम लोग को ताइवान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जी, क्या आप इसकी पहल करेंगे कि भारत से एक प्रतिनिधिमंडल जाए? क्या इसके लिए पहल आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो रिक्वेस्ट किया हूँ ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जी से, डॉक्टर जयशंकर जी से, कि एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को अलाउ किया जाए, पॉलिटिकल क्लियरेंस दिया जाए ताइवान जाने के लिए। और जहाँ तक तिब्बत की बात है, आज आपने देखा कई सारे एमपीज़, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमपीज़ यहाँ पे थे। आज जो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन तिब्बत की आज जो मीटिंग यहाँ पे हो रही थी, और तिब्बत और इंडिया का हज़ारों साल पुराना रिलेशनशिप है, ब्रदरली रिलेशनशिप है। और तिब्बत के करीबन 1 लाख रेफ्यूजीज हमारे जो तिब्बतन भाई हैं यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। 63 ईयर्स हो गया, 1959 से रह रहे हैं। और परम पूज्य दलाई लामा जी यहाँ पे हमारे ऑनर्ड गेस्ट हैं। तो हम लोग आज चर्चा किए कि कैसे तिब्बतन कॉज को हम लोग सपोर्ट करेंगे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर तिब्बतन इश्यूज़ को कैसे अलाइव रखेंगे, दलाई लामा जी को कैसे हम लोग ऑल पार्लियामेंट में सारे सांसदों को उनसे सुनने का मौका मिलेगा, इस पे पहल करेंगे। और भारत रत्न, हिज होलीनेस को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो अवार्ड है भारत रत्न, उसको वो भारत रत्न दिया जाए, इस पे भी हम लोग पहल करेंगे और इस पे भी चर्चा हुआ। और तिब्बतन इश्यूज़ पे पूरा सपोर्ट, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, सारे सांसदों ने इस पे सपोर्ट जताया। संसद के सत्र को, जिस तरीके से चर्चा हुई, संसद के सत्र को दलाई लामा संबोधित कर सकें और उन्हें भारत रत्न दिया जाए, इसके लिए कोई कॉन्क्रीट पहल आप लोगों ने शुरू की? देखिए, संसद के जो सत्र को तो वो संबोधन नहीं दे पाएंगे, बट एक बोथ द हाउसेस को, या तो सेंट्रल हॉल में हो या एनेक्स पार्लियामेंट बिल्डिंग के एनेक्स में हो, कहीं पे भी ही शुड एड्रेस दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज यू नो ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल फिगर, ही इज़ ए स्पिरिचुअल लीडर। और वो जब भी बोलते हैं वो स्पिरिचुअल बातें करते हैं, कंपैशन, लव, नॉन वायलेंस, पीस की बातें करते हैं। तो इससे मुझे लग रहा है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और सरकार को भी कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ही कैन कम एंड एड्रेस एंड ब्लेस द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में हम लोग आज ऑल एमपीज़ हम लोग आज डिस्कस किए कैसे हम लोग तिब्बतन इश्यूज़ पार्लियामेंट में उठाएंगे, और सारे एमपीज़ इसमें अग्री किए, कंसेंसस था कि तिब्बत इशू में हम लोग पूरा साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। जहाँ पे भी जो स्टेट्स में जो रेफ्यूजी सेटलमेंट्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उसको हाईलाइट करेंगे पार्लियामेंट में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जी, आपकी बात से ऐसा लगता है कि ताइवान हो या तिब्बत हो, ये वक्त है कि भारत को अब खुलकर अपनी इस बात को सामने रखना चाहिए। और जो लोकतंत्र और ऑटोक्रेसी के बीच में चुनाव की बात जो नैंसी पेलोसी ने ताइवान से कही, ये सवाल भारत के सामने भी है। तो क्या भारत की जो सांसद हैं, जो इस मुद्दे को लेकर आप जैसे सांसद हैं, वो इस पर कोई पहल या कोई प्रयास करने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, भारत को थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत थोड़ा सा डिफिडेंट होता है जब चाइना को कन्फ्रंट करने की बात आती है। तो
चाइना, मैं हमेशा कहता हूँ चाइना इज ए बुली, इट्स ए स्कूल बुली। और आप कोई भी स्कूल बुली को कैसे, अब जब तक उससे डरते रहेंगे वो आपको डराता रहेगा, और जब आप खड़े हो जाएंगे उससे आंख मिला के बात करेंगे तो वो बुली वो अपने आप बैठ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ चाइना बिहेव्स। तो इसलिए इंडिया को और थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड लेना पड़ेगा। हम लोग पीस चाहते हैं, हम लोग शांति चाहते हैं, लेकिन जब सामने वाला नहीं चाहता है पीस और शांति, और वो आप के घर पे आके आपको घुस के आपको डराएगा, धमकाएगा, गुंडागर्दी करेगा, तो आप कितना देर सहेंगे? तो कहीं ना कहीं फिर आपको खड़े होकर उसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। तो टाइम हैज़ कम। यस, मैं तो हमेशा इस इशू पे, इस मुद्दे पे बोलता हूँ। मैं तो तिब्बत को कभी भी चाइना का पार्ट नहीं मानता हूँ। आई थिंक मैं पब्लिकली भी ये बात कह चुका हूँ, आप मेरे ट्वीट्स देख लीजिए, मैं पार्लियामेंट में भी बोल चुका हूँ ये बात। तिब्बत वॉज नेवर ए पार्ट ऑफ चाइना। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि इंडिया शुड रीथिंक इट्स वन चाइना पॉलिसी। यानी आप कह रहे हैं कि भारत को वन चाइना पॉलिसी पे वापस से पुनर्विचार करना चाहिए? बिल्कुल पुनर्विचार करना चाहिए। जब चाइना वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है तो वाई शुड बी? एंड तिब्बत तो कभी हिंदुस्तान का पार्ट था ही नहीं। JNK तो हमेशा इंडिया का पार्ट था। कश्मीर वॉज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ इंडिया सिविलाइजेशनली। जब कश्मीर को ही वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है, तो हम लोग तिब्बत जो कभी चाइना का पार्ट ही नहीं था उसको क्यों माने हम लोग चाइना का पार्ट? तो वन चाइना, देयर इज नथिंग कॉल्ड वन चाइना। और जिस तरीके से चीन LAC के ऊपर भी अपना दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इतने दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी भी समाधान नहीं निकला है, तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके की अप्रोच आप लेने की कह रहे हैं, इससे कुछ समाधान का रास्ता में निकलेगा? क्योंकि ऐसा लगता है कि इससे तो मामला और उलझ जाएगा। देखिए, LAC में तो अभी देखिए, एक चाइना ने बहुत अच्छा दुनिया को बेवकूफ़ बनाया काफ़ी सालों तक। पीसफुल राइज ऑफ चाइना, ये टर्म 1979 में जब चाइना ओपन अप हुआ, तो तब से लेके 2020 तक, जब प्री कोविड, तब से चाइना का जो अगली बिहेवियर, जो ये गंदा जो उसका जो एटीट्यूड देखने को मिला, ज़्यादा पहले से तो था लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा। तो ये पीसफुल राइज ऑफ चाइना एक मिसनॉमर था जो चाइना ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपनी जो पावर को ग्रो करके अपॉर्चुनिटी टाइम पे उसको दुनिया में दिखाने के लिए एक ढोंग रचा था। तो अभी हम लोग सब देख रहे हैं कि इट वाज नॉट ए पीसफुल राइज। चाइना का एक ऐसा देश है जो पीसफुली कभी दूसरों को रहने देगा नहीं। तो इसीलिए अब LAC का बात आपने किया प्रणय जी, तो देखिए आप कितने सारे डोकलाम 2017 से लेके अभी तक, अभी गलवान में जब LAC पे पूरी बाय एंड लार्ज पीसफुल था, सडनली जब पूरा देश और पूरा विश्व जब कोविड मैनेजमेंट पे लगा हुआ था, तो सडनली ये जो कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर पे लाना, दिस वाज कैलकुलेटेड। ये कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी था, ये ऐसा नहीं कोई मतलब एक्सीडेंटल था। तो ये उनका पहले से कई सालों से इनका प्लानिंग था ऐसा। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि कोविड वाज इज ए बायोलॉजिकल वेपन। कोरोना वायरस ऑल्सो इज ए बायोलॉजिकल वेपन जो चाइना से, ऑफ कोर्स इसमें अभी कई सारे अभी WHO की जांच इसमें पुख्ता जांच होनी चाहिए। तो मैं इसमें आई कैन नॉट से इट विद फुल कॉन्फिडेंस, बट दिस इज़ माय पर्सनल व्यू। और जो मतलब इफ़ आई कनेक्ट द डॉट्स, मुझे लगता है कि चाइना अनलीश्ड कोरोना वायरस ऑन द वर्ल्ड, ताकि वो अपना जो एक्सपेंशनिस्ट और जो अगली बिहेवियर है उसको बढ़ावा दे सके। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये BJD सांसद, राज्यसभा सांसद सुजीत जी, जिनका कहना था कि चीन की रवैये को देखते हुए अब ये वक्त आ गया है कि भारत भी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करे। कैमरामैन CK सिंह के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, ABP न्यूज़।